हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 10 अर्थात प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के अध्याय के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। दिया गया प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब जरा इसे डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। हम एक अवतल दर्पण की अवधारणा करते हैं जिसकी एक मुख्य अक्ष है जो इस चित्र में दिखाया गया है। दर्पण के ध्रुव को P अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। अब एक प्रकाश की किरण की कल्पना करते हैं जो इस मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। यह प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित हो जाती है और यह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के F बिंदु से होकर गुजरती है। इसी F बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है, जिसे F द्वारा सूचित किया जाता है। इस प्रकार यह प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम आगे देखते हैं। दिया गया अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका हम उत्तर लिखेंगे। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। और इस प्रश्न में वक्रता त्रिज्या यानी C का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अतः हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अगर किसी वस्तु का हमें सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाना हो तो हमें इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करना होगा। अगर किसी वस्तु को किसी अवतल दर्पण के सामने इसके मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाए तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा और आवर्धित बनेगा और यह दर्पण के पीछे बनेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? पीछे के दृश्य को देखने के लिए गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, यह हमें बताना है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्नलिखित कारणों से दिया जाता है। पहला कारण है, इसमें हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। उत्तल दर्पण की यह विशेषता है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगला कारण है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु से हमेशा छोटा होता है। अगला कारण है, यह दर्पण के पीछे के बड़े भाग को दिखा सकता है। उत्तल दर्पण की यह खासियत है कि ये बड़े से भाग को दिखा सकता है, जिसके कारण हम छोटे से दर्पण का उपयोग करके पीछे के एक बड़े भाग को देख सकते हैं। यही कारण है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। प्रश्न में उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दी गई है। हमें इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम
सूत्र लगाएंगे F बराबर C/2, यानी किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। इसमें C का मान दिया गया है 32 सेंटीमीटर, इसलिए F यानी फोकस दूरी का मान होगा 16 सेंटीमीटर। अतः हम लिख सकते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? प्रश्न में दिया गया है एक अवतल दर्पण के द्वारा एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है और यह वस्तु दर्पण से यानी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। हमें निकालना है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी। प्रश्न के अनुसार एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। एक वस्तु है और यह वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब जिस ओर वस्तु होती है उसी ओर बनता है, यानी इसका जो प्रतिबिंब होगा वह बाईं ओर ही बनेगी। तो इस प्रश्न में हमें सबसे पहले देखना है क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है u का मान यानी वस्तु की दूरी और यह दी गई है 10 सेंटीमीटर। लेकिन एक सवाल यह है कि जो वस्तु की दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, यह 10 सेंटीमीटर हम धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे। इसको समझने से पहले हमें चिन्ह परिपाटी को समझना होगा। चिन्ह परिपाटी क्या करता है कि किसी भी दर्पण को हम किसी x अक्ष के मूल बिंदु पर रखेंगे और मूल बिंदु के दाईं ओर की जो दूरी होगी यह धनात्मक होगी और बाईं ओर की जो दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी। इसलिए यह जो दूरी है ये मूल बिंदु के बाईं ओर है, इसीलिए 10 सेंटीमीटर दूरी जो है इससे हम ऋणात्मक लेंगे, यानी जो वस्तु की दूरी दी गई है वह है -10 सेंटीमीटर। इसके अलावा प्रश्न में दिया गया है आवर्धन का मान। आवर्धन कितना है? 3 गुना, यानी m का मान जो है वह है 3। अब इसमें भी एक सवाल है कि यह 3 जो दिया गया है यह हम धनात्मक लेंगे या फिर ऋणात्मक लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्न में दिया गया है जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो आवर्धन का मान ऋणात्मक में होगा, लेकिन अगर यह वास्तविक प्रतिबिंब ना होकर आभासी प्रतिबिंब होता तो इससे हम पॉजिटिव में लेते। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए m का मान कितना लेंगे? -3। अब इसमें हमें क्या निकालना है? हमें v निकालना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो आइए हम निकालते हैं v का मान। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी दर्पण के लिए आवर्धन का जो सूत्र होता है वह m होता है -v/u। यह सूत्र जो है यह दर्पण के लिए ही है। दर्पण के लिए आवर्धन का मान होता है -v/u। अब इसमें m का मान कितना दिया गया है? m का मान है -3। m के जगह पर हम -3 पुट करेंगे, बराबर का चिन्ह जैसा है वैसे ही लिखेंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। v हमें निकालना है, v को v रखेंगे और u का मान यहां बैठाएंगे। u का मान है -10 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और v का मान होगा -30 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इसमें नेगेटिव साइन आया, v -30 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब? माइनस का मतलब यह हुआ कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह
एक्स अक्ष के बाईं ओर बन रहा है, यानी जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब भी बन रही है, यानी यह प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वह 30 सेंटीमीटर होगी। माइनस देने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वह एक्स अक्ष के बाईं ओर बन रही है। अगर यह धनात्मक में आता तो इसका मतलब ये होता कि यह दाईं ओर बन रही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमें निकालना था कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी। तो इसका जवाब होगा प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। इस प्रकार यह प्रश्न पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। प्रश्न में यह बताया गया है कि कोई प्रकाश की किरण वायु में गमन करती हुई या जल में तिरछी प्रवेश करती है। हमें बताना है कि प्रकाश की यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अभिलंब से दूर हटेगी, इसका कारण भी हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, इस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। कारण क्या है? जब प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपना मार्ग बदल लेती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। चूंकि इस प्रश्न में दिया गया है कि प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, अर्थात वायु जो है वह एक विरल माध्यम है और जल एक सघन माध्यम है, इसीलिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर ही झुकेगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया प्रश्न है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। प्रश्न में दिया गया है कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है और कांच की अपवर्तनांक दी गई है 1.5। प्रश्न में यह दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें बताना है कि कांच के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। चूंकि इस प्रश्न में कांच का उल्लेख किया गया है, यानी कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इस प्रश्न में कांच का अपवर्तनांक का मान दिया गया है 1.5 और निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है कांच में प्रकाश की चाल। अब हम समीकरण को आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1.5 बराबर होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस प्रकार कांच में प्रकाश की चाल का मान होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब हमारे लिए अगला प्रश्न है, सारणी 10.3 में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी बुक के इस चैप्टर में सारणी 10.3 दिया गया है। इस सारणी में विभिन्न प्रकार के माध्यम के प्रकाशिक घनत्व को दर्शाया गया है, अर्थात उसका अपवर्तनांक दिया गया है। इस सारणी को देखकर हमें बताना है कि सबसे अधिक प्रकाशिक घनत्व के माध्यम कौन सा है और सबसे न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व माध्यम कौन सा है। इस चैप्टर में दिया गया सारणी इस प्रकार है।
इसमें विभिन्न प्रकार के माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है। इस सारणी को देखकर हमें बताना है कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाले माध्यम कौन से हैं और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वाले माध्यम कौन से हैं। आप इस सारणी में देख सकते हैं कि जो हीरा है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है और इसका अपवर्तनांक दिया गया है 2.42। इससे अधिक अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का नहीं है, अर्थात हीरा एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक है। इसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है और इसका मान है 1.0003, अर्थात वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायु एक ऐसा माध्यम है जो सबसे कम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम है। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हीरा है जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। इसी प्रकार न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम वायु है जिसका अपवर्तनांक 1.0003 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करें। हमें बताना है कि इन तीन माध्यमों में अर्थात केरोसिन, तारपीन का तेल और जल किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। इसके लिए किताब में दिए गए सारणी 10.3 का हम उपयोग कर सकते हैं। सारणी 10.3 में हम देख सकते हैं कि केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 है और जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, तारपीन तेल का अपवर्तनांक 1.47 और जल का अपवर्तनांक 1.33 है। अब हम आगे लिखेंगे चूंकि जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है, प्रकाश उसी माध्यम में सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। अतः दिए गए माध्यमों में से जल में प्रकाश की गति सबसे अधिक है। अब अगला प्रश्न, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर लिखेंगे। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब हम आगे देखेंगे। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 पर मीटर। अब अगला प्रश्न देखेंगे। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया गया है किसी उत्तल लेंस के द्वारा एक सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब इस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रश्न में यह भी दिया गया है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार एक समान है। हमें निकालना है कि यह सुई लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है। साथ ही साथ इस प्रश्न में हमें लेंस की क्षमता भी निकालनी है। तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस के द्वारा एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मान लेते हैं एक सुई है और इस सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इस उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। प्रश्न में यह दिया गया है कि जो सुई का आकार है
प्रतिबिंब का आकार भी वही है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें आवर्धन का मान दिया गया है m और m का मान है 1। अब इसमें एक सवाल है कि जो प्रतिबिंब बन रही है वो वास्तविक और उल्टा बन रही है, यानी जो m का मान होगा वह ऋणात्मक होगा, यानी इसमें m का मान जो होगा वो होगा -1। साथ ही साथ इसमें क्या दिया गया है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी v का मान दिया गया है 50 सेंटीमीटर। अब हमें यह देखना है कि यह जो दूरी है प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, तो इससे हमें माइनस लेना है या प्लस लेना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार कोई भी दर्पण या लेंस को हमें x अक्ष के मूल बिंदु पर रखना है और मूल बिंदु से दाईं ओर की जो दूरी होगी वह धनात्मक होगी और बाईं ओर की जो दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी। चूंकि यह दूरी धनात्मक होगी क्योंकि यह इस मूल बिंदु से दाईं ओर बन रही है, यानी इसका मान जो होगा वह होगा धनात्मक। v का मान होगा +50 सेंटीमीटर, m का मान दिया गया है -1। हमें निकालना है कि यह वस्तु यानी सुई कहां पर रखी गई है, u का मान निकालना है। साथ ही साथ इसमें हमें लेंस की क्षमता यानी पावर को भी निकालना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। लेंस के लिए आवर्धन के लिए सूत्र होता है, लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। m बराबर होता है v/u, यह लेंस के लिए होता है। हम जानते हैं कि किसी दर्पण के लिए m बराबर होता है -v/u, यह होता है दर्पण के लिए, लेकिन लेंस के लिए होता है +v/u। तो चूंकि इस प्रश्न में लेंस का उल्लेख किया गया है इसीलिए m हम लिखेंगे +v/u और m का मान कितना है, m के स्थान पर हम -1 लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। v का मान कितना है +50 सेंटीमीटर, v के जगह पर 50 सेंटीमीटर लिखेंगे। u हमें निकालना है, u को u ही रखेंगे। तो इस प्रकार u का मान कितना होगा, u बराबर होगा -50 सेंटीमीटर। तो हमें u का मान यानी वस्तु की दूरी हमें मिल गई। यह वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। माइनस का मतलब यह हुआ कि यह वस्तु जो है वह लेंस के बाईं ओर है, यानी यह दूरी जो है ये कितना होगा 50 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता हमें निकालना है। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें लेंस की फोकस दूरी निकालनी होगी। लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब v का मान कितना दिया गया है +50, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1/u का मान हमने कितना निकाला -50 बराबर कितना हो जाएगा 1/50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/50, यानी ये हो जाएगा 2/50 यानी 1/25। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं f कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। इस लेंस की जो फोकस दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। तो इससे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इससे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 25 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.25 मीटर। अब हम आसानी से लेंस की क्षमता यानी P निकाल सकते हैं। P होता है 1/f। अब आप कह सकते हैं कि यह जो दूरी दी गई है f का मान 25 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि पावर निकालने के लिए हमें इसे मीटर में लेना आवश्यक है, क्योंकि सेंटीमीटर जो है यह ऐसा यूनिट नहीं है और पावर जो हम निकालेंगे वो डायोप्टर में निकालेंगे और डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है, इसीलिए इससे हमें सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना आवश्यक हुआ। तो P हम निकालेंगे 1/f, 1 के जगह पर 1, f के जगह पर 0.25
मीटर, यानी इसका मान हो गया 4। चूंकि लेंस की क्षमता निकाल रहे हैं, लेंस की क्षमता का यूनिट होता है डायफ्टर, यानी इस लेंस की जो क्षमता होगी वह कितना होगी 4 डायफ्टर। तो इस प्रश्न में हमें दो क्वांटिटी निकालना था, पहला कि वस्तु की दूरी क्या है और दूसरा लेंस की क्षमता। वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर हमने निकाला, लेंस की क्षमता 4 डायफ्टर। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे लेंस की क्षमता P बराबर सूत्र होता है 1/f। इस प्रश्न में f यानी फोकस दूरी दी गई है अवतल लेंस का और इसका मान है 2 मीटर, परंतु अवतल लेंस जो है इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए f के स्थान पर हम -2 मीटर लिखेंगे। इस प्रकार लेंस की क्षमता निकला -0.5 डायफ्टर। डायफ्टर लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने एक चैप्टर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।